हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र और विविधता, चैप्टर 3 राजनीतिक शास्त्र या बोल सकते हैं सिविक्स का। 30% रिडक्शन हो चुका है, तो उसी अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना है। और अगर नहीं देखा है अभी तक तो UPMSP जो ऑफिशियल साइट है यूपी बोर्ड की, उस पर जाके चेक कर लेना। upmsp.syllabus.in डालोगे आ जाएगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र और विविधता, यानी कि लोकतंत्र मैक्सिमम जगह जहाँ होता है वहाँ विविधता होती है। विविधता किस आधार पे होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर की वो एक कहानी से है। अब कहानी क्या है, तो मैक्सिको ओलंपिक 1968, जैसे इससे क्वेश्चन आएंगे लेकिन एक कहानी की तरह ही याद करना तो इजी हो जाएगा बहुत। तो मैक्सिको में जब ओलंपिक खेल हुआ 1968 में, तो वहाँ पे 2 खिलाड़ी जो थे जिन्होंने 200 मीटर रेस में पहला फर्स्ट आया था, जो कि स्वर्ण पदक, और एक थर्ड आए थे। तो फर्स्ट आने वाले कौन थे? टॉमी स्मिथ। इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और थर्ड आने वाले कौन थे? जॉन कार्लोस। तो इसमें इन दोनों ने क्या किया था? विरोध जताया था। किस पे? USA यानी कि अमेरिका में जो नस्लवाद होता है, यानी कि श्वेत अश्वेत मानते हैं, और ये दोनों थे अश्वेत। तो इन्होंने अपना विरोध जताया था। क्या करके? तो 3-4 चीज़ें इन्होंने की थी। इन्होंने जूते नहीं पहने थे। इनके जूते ना पहनना दिखाता था अश्वेत लोगों की गरीबी को, ये याद रखना है। कई बार MCQ में ऐसे पूछ लेता है। इन्होंने हाथ उठा रखे थे, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं इनका, ये हाथ इन्होंने खड़े कर रखे थे, जूता नहीं था इनके पैर में, हाथ खड़ा कर रखे थे और मुट्ठी बंद कर रखे थे। मुट्ठी बंद इनका क्या दिखाता था? इनकी अश्वेतों की एकता को मुट्ठी दिखाती थी इनकी। और इन्होंने हाथ जब ऊपर कर रखा था तो सिर भी क्या था इनका? झुका हुआ था। और सिर झुकना क्या दिखाता है? तो जो अश्वेत लोग थे, श्वेत लोगों ने अश्वेत की पावर को दबा के रखा था, तो सिर झुकाना उनका ये दिखाता था। अब जो सेकंड आए थे, कौन थे? नॉर्मन थे। नॉर्मन ने भी एक ह्यूमन राइट्स का बैच पहनकर इन दोनों का साथ दिया था। अब कुछ ना कुछ तो इन्हें भुगतना था, क्योंकि इन्होंने श्वेतों का साथ दिया था। और ये कौन थे? ऑस्ट्रेलियन थे। ये इनके देश से भी अलग थे। तो ये ऑस्ट्रेलियन थे, तो इनको क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से अगली बार जो ओलंपिक खेल होने वाला था उसमें से इनको नॉर्मन को हटा दिया गया। और फर्स्ट और सेकंड यानी कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का जो पदक इन्होंने जीता था वो पदक वापस कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने विरोध जताया था। तो और इन दोनों ने ऐसा क्यों किया था? ताकि इन्हें भी समानता का अधिकार प्राप्त हो। श्वेत अश्वेतों पर USA में बहुत बड़े स्तर पर क्या होता था? भेदभाव किया जाता था। तो इसके लिए इन्होंने ये किया था। इसका असर तो इन पे, तो अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो बहुत अपोजिट पड़ा, बट पूरे अमेरिका में और पूरे विश्व की नज़रें इन पर आ गईं, क्योंकि पूरे हर चीज़ों का ध्यान अमेरिका के भेदभाव पर चला गया था। तो ये तो एक कहानी छोटी सी याद रखनी थी, याद हो गई होगी। तो अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। ये जो सामाजिक भेदभाव हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो 2 तरीके से इनकी उत्पत्ति होती है। पहला जन्म से, जन्म के साथ। दूसरी होती है हमारे चुनावों के अकॉर्डिंग। चुनाव यानी कि इलेक्शन वाला चुनाव नहीं, चूज जो हम करते हैं चीज़ों को, उससे भी होती है भेदभाव। तो जन्म से, जैसे कि श्वेत अश्वेत हो गया। अब श्वेत अश्वेत क्या है? इंडियन किस में आएंगे? तो अश्वेत में आते हैं इंडियन पूरी तरीके से। यहाँ पे कोई भी श्वेत है ही नहीं, क्योंकि ये देशों के आधार पर भी होता है। तो यहाँ पे अश्वेत हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे तो नहीं होता। अगर इंडिया के हम सापेक्ष में देखें तो ये नहीं है, ये USA जैसी जगहों पर होता है, अफ्रीका जैसी। सेकेंड है लिंग के आधार पर, मेल है या फीमेल, उस आधार पर। ये जन्म से जो चीज़ें होती हैं ये हम खुद डिसाइड नहीं करते, हमें मिली होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ सामाजिक भेदभाव होता है। जाति के आधार पर, जैसे कि भारत में दलितों के साथ बहुत ज़्यादा ही अब
कम हो गया, बट एक टाइम तक दलितों के साथ या कह सकते हैं SC ST के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किए गए हैं। अब हमारे चुनाव के आधार पर क्या, तो जैसे कि हम मान सकते हैं धर्म, मतलब ऐसे तो हम एक ही धर्म से, बट अगर हम चाहें इंडिया जैसे देश में हम दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं। तो धर्म हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यवसाय या कह सकते हैं हम जॉब हो गई, नौकरी कि हम कैसी करते हैं। और अगर जन्म के साथ एक और देखें, जन्म नहीं बट यस बीच का एक अगर देखें तो अमीरी गरीबी, इस पर सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। और ये अगर हम बोलें तो हमारा चुनाव भी होता है, क्योंकि जन्म के साथ हो सकता है गरीबी है बट बाद में जाके अमीरी हो सकती है। तो ये बीच का हम निकालते हैं एक कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है, एकता होती है इन चीज़ों से, जैसे कि भारत देश में कह सकते हैं एकता है बहुत अच्छी तरीके से, और कभी कभी क्या होती है दरारें पड़ जाती हैं। अब ऐसे देखें तो इंडिया और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर यही इंडियन पाकिस्तान USA में मिल जाएं, USA में अगर साथ में मिलें तो क्या होगा, ये खुद को एक साइड से, एक एशिया से आए हुए मानेंगे, या फिर अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ऐसे तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। बट अगर USA जैसे देश में, बाहर देश में मिल जाएं तो क्या होता है, खुद को एक समान माना जाता है। तो ये तो हो गया। अब कुछ और चीज़ें देख, टकराव और सामंजस्य। तो टकराव क्या है समझ में आ रहा है, जब समूह आपस में लड़ने लगते हैं, टकराव होने लगता है समूहों के मध्य, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, तो श्वेत क्या करते थे, अश्वेतों पर अत्याचार करते थे, तो वहां पर हो जाता था टकराव। अब सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब अलग अलग समुदाय लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते, साथ में मिलकर रहते, जैसे कि इंडिया का कह सकते हैं। और जब इन्हें अपनी मांग रखनी होती तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखते और उसे सरकार से लेते। अब एग्जाम्पल क्या है, तो नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ऐसे ही रहते। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जाति का कह सकते हैं, जैसे हिंदू जाति में, मुस्लिम जाति में काफ़ी सारे होते हैं, वैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इनमें क्या होता था, ये शांति से अच्छे से रहते थे। और सेम रहता था उत्तरी आयरलैंड में, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे इससे स्थिति विपरीत थी। नीदरलैंड में क्या करते थे, लोग शांति से रहते थे और होते कैथोलिक प्रोटेस्टेंट थे। इसमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रहते थे साथ में, लेकिन यहाँ पर क्या था, समाज विभाजित था। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ सामंजस्य था और यहाँ पे सामंजस्य नहीं है। तो क्या होता था, प्रोटेस्टेंट यहाँ के अमीर थे और प्रोटेस्टेंट अमीर थे और कैथोलिक क्या थे, गरीब थे। तो इस वजह से क्या होता था, प्रोटेस्टेंट खुद को ज़्यादा अच्छे मानते थे, तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन होता था। अब सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वो देख लेते हैं। विभाजनों की राजनीति, इसमें भी पहले एक कहानी समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा उत्तरी आयरलैंड में चीज़ें अलग थीं, तो कैसे अलग थी देख लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड कहाँ का है पार्ट, ग्रेट ब्रिटेन का एक छोटा सा पार्ट है। एक आयरलैंड है और एक उत्तरी आयरलैंड है। तो क्या होता है, इसमें दो हिस्से में समाज विभाजित है। अब इसमें राजनीति है, दो हिस्से में समाज बटा था। पहला था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक, ये हमने अभी देखा ही है। अब प्रोटेस्टेंट थे 53% और ये थे 44%। अब इसमें राजनीति थी, तो कोई ना कोई तो दल होंगे जो दोनों को कह सकते हैं लीड करते थे। तो यूनियनिस्ट पार्टी थी जो प्रोटेस्टेंट को लीड करती थी, और कैथोलिक में थी नेशनलिस्ट पार्टी जो इन्हें लीड करती थी। नेशनलिस्ट पार्टी की अलग मांग थी। क्या थी मांग इनकी, कि इन्हें आयरलैंड में मिला दिया जाए। अब ये मांग क्यों थी, रीज़न भी तो होना चाहिए। आयरलैंड में जोड़ दें क्योंकि वहाँ क्या थे, कैथोलिक अधिक पाए जाते थे, कैथोलिक जाति अधिक पाई जाती थी, बहुसंख्यक में थी, तो इसलिए ये चाहते थे। और यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि प्रोटेस्टेंट उनकी क्या मांग थी कि
अभी जैसे वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ हैं उन्हें उन्हीं के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट रेट ज़्यादा है, 53% है। अब कैथोलिक अगर आयरलैंड में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो बहुसंख्यक में हो जाएंगे, फिर वो इन पे कह सकते हैं अत्याचार करेंगे या फिर टकराव होगा। तो इनमें बहुत टकराव होते ही रहते थे परमानेंट। इसमें बहुत लोगों की जानें भी गईं, लेकिन अंततः 1998 में ये ख़त्म हो गया, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। कैसे? नेशनलिस्ट पार्टी, कैथोलिक की पार्टी, ये सब फिंगर्स ऑन टिप होना चाहिए, तुरंत पता होना चाहिए नेशनलिस्ट पार्टी कौन, तो कैथोलिक को जो लीड करती थी। तो नेशनलिस्ट पार्टी और यूके सरकार, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के बीच एक हम कह सकते हैं समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसमें शांति समझौता कि अब हम लोग शांति से रहेंगे। कुछ चीज़ें इन्हें दी गई होंगी, कैथोलिक को दी गई थी, इतना हमें डीपली नहीं पढ़ना है, बट शांति समझौता हो गया 1998 में और ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एक है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का क्या था, उसमें सुखद जो अंत था कहानी का, जैसे कि इसमें कहानी अच्छे से दी एंड इसका अच्छा हुआ, लेकिन इसमें जो था सुखद अंत नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे शांति समझौता हुआ, यहाँ पे अलग कंडीशंस थी, यहाँ पे लोग कई टुकड़ों में बट गया, जो देश था वो कई टुकड़ों में बट गया क्योंकि सुखद अंत नहीं हो पाया। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो 3 आयाम करके एक टॉपिक दिया है। इससे पहले एक टॉपिक है बुल्गारिया, रोमानिया और भारत। तो वहाँ पे भी दिया गया है कि कैसे विविधता है, कैसे किन को दबाया जाता है, तो वो एक टॉपिक है, खुद से पढ़ना, बहुत इजी लैंग्वेज में। वो भी एक कहानी दी गई है, एक नर्स की कहानी है। तो बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, एक टॉपिक जो दिया वो खुद से पढ़ना है एज अ होमवर्क। अब इस पे आते हैं। तो 3 आयाम, इसका मतलब क्या है? पहले तो ऐसे कारक जो निश्चित करते हैं परिणाम कि रिजल्ट कैसा होगा, ये इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो देश की जनता स्वयं को कैसे देखती है, लाइक एन इंडियन। जैसे हम क्या, हम खुद को पहले इंडियन देखेंगे, देन हमारा कास्ट है या हमारा राज्य है। जैसे कि यूपी के लोग हैं तो यूपी, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी, तो बाद में हम लोग पहले सबसे इंडियन देखते हैं। तो वहाँ से पहले एकता बन जाती है हमारी, दैट वी आर इंडियन। अब अगर वहीं इससे पहले जाति के आधार पर देखने लगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर कोई किसी कास्ट में है, कोई किसी कास्ट का, तो अगर ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो वो चीज़ कम करने के लिए पहला तो है परिणाम तभी आएगा जब देश की जनता स्वयं को कैसे देखती है ये क्लियर हो। अगर बेल्जियम के लोग खुद को बेल्जियम के वासी मानते थे तो वहाँ शांति रही, और वहीं यूगोस्लाविया के लोग खुद को अलग मानते थे तो इसलिए अलग हो गए। कभी कभी दिक्कत आती है तो दल के नेता मांगे कैसे रखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्ट उन्हें टकराव पे वो उतर आते हैं, डायरेक्ट लड़ाई करने लगते हैं। तो ऐसा करते हैं या शांति से बात करके सुलझाते हैं चीज़ों को, ये देखा जाता है। मांगों पर सरकार कैसे कार्य करती है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब सरकार ने क्या है, बात सुनी, समझी और तब समझाया, या फिर डायरेक्ट मुंह पर मना कर दिया, या फिर सारी बातों को मान लिया, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो हमेशा से एक दल को सपोर्ट करती आई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सरकार भी किसी एक पार्टी की होती है लोकतंत्र में, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, तो थोड़ी सी हो गई है वीडियो लॉन्ग, लेकिन एक एक चीज़ मैंने समझा दिया, सब कुछ कवर कर दिया। बस एक टॉपिक खुद से पढ़ना है। और ज्योग्राफी भी, अगर एक भी चैप्टर खुद तुम लोगों को पढ़ना है कोई भी, तो पढ़ सकते हो बहुत ईजिली। सारे चैप्टर हो चुके हैं, ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है सिलेबस में। अब सिविक्स का चैप्टर 3 भी ख़त्म हो चुका है, 1 2 3 जो भी देखना देख लो, एक वीडियो में वो भी हो गया। शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।